नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका DSSB PGT फाइन आर्ट के इस क्वेश्चन पेपर के 8th एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज दादाइज्म कब आरंभ हुआ? ऑप्शंस आर 16वीं सदी में, बी 18वीं सदी में, सी 13वीं सदी में, डी ऊपरी कोई नहीं। When Dadaism was started? Options are A in 16th century, B in 18th century, C in 13th century, D none of the above। तो जैसे कि यहाँ पर हमसे डाडाइज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप सभी जैसे कि जानते होंगे कि जो डाडाइज्म था, डाडाइज्म एक आर्ट मूवमेंट था जिसका फ्लरिशमेंट हम देखते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, हम देखते हैं इसका फ्लरिशमेंट। और मैं अगर डेट्स की बात करूँ तो अराउंड 1960 के अराउंड हमको जो इसका फ्लरिशमेंट है वो देखने को मिलता है, राइट। 1916 यानी कि दो बातें निकल कर आती है। नंबर 1 अर्ली 20th सेंचुरी का ये आर्ट मूवमेंट है, ठीक है। नंबर 2 1916 यानी कि आपका अभी वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त, ठीक है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल होगा, पीस तो कहीं होगी ही नहीं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि हम बोलें कि देखो वॉर का मतलब क्या होता है। वॉर का मतलब ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि एक हम बोले कि पीपल लूज देयर लाइफ, अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। और उसके बाद फिर एक मेंटल ट्रॉमा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम एक तरह से बोलें कि जो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अशांति का माहौल होता है, चारों तरफ एकदम भयानक सिचुएशन हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी उस वक्त। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ना क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि ये स्विट्जरलैंड में ही क्यों हुआ है, जो आर्ट मूवमेंट है यहाँ पर ही क्यों फ्लरिश हुआ। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट को वॉर की वजह से अपने होम लैंड को छोड़ना पड़ा, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे, जो उनका नेटिव लैंड था, उनको छोड़ना पड़ा और वो आ गए स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में सारे आर्टिस्ट, काफ़ी सारे आर्टिस्ट अलग अलग जगहों से आ गए स्विट्जरलैंड में। तो और ये सारी जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ चल रहा है, जो आर्ट सोसाइटी है, आर्ट के जो सर्टेन नॉर्म्स हैं, क्योंकि डेफिनेशन दे रखी है लोगों ने पहले से। अगर ये जो अर्ली 20th सेंचुरी है, इससे अगर हम पहले की पीरियड की बात करें, पहले की टाइम की बात करें, तो हम देखते हैं कि आर्ट को है ना एक डेफिनेशन दे रखी है लोगों ने। जितने भी जो गैलरीज हैं, जो आर्ट क्यूरेटर हैं, जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, है ना, और ये जो बूर्जुआ सोसाइटी के जो लोग हैं, राइट, ये जो सैलों हैं और म्यूजियम्स हैं, इन सब ने ना आर्ट की एक डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर रखा है, क्या है आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, यहाँ पर आते हैं जब ये सारे स्विट्जरलैंड में आते हैं और ये वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, तो ये इन सब चीज़ों के ना अगेंस्ट हैं। इवन अगर हम बोलें कि मतलब कि जो ये जो नोशन है, हम बोलें कि ये जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं, आर्ट की जो डेफिनेशन दे रखी है, इसके अगेंस्ट है। कहने का मतलब ये जो आर्टिस्ट है ना, स्विट्जरलैंड में सब आ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। आर्ट की फील्ड में भी गलत हो रहा है और पॉलिटिकली तो हो ही गलत रहा है ना, बहुत सारी चीजें। तो इनके अगेंस्ट ना एक तरह से एक प्रोटेस्ट है। ये जो डाडाइज्म है, ये एक तरह से क्रांति हम बोल सकते हैं, एक तरह से एक रिवोल्यूशन है आर्ट की, हम बोले कि फील्ड में, ठीक है। तो और डाडाइज्म का ना मतलब भी, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि डाडाइज्म का मतलब ही होता है कि कुछ नहीं, ठीक है। डाडाइज्म का खैर और भी सारी चीजें हैं, पर अभी थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। पर काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे इस मूवमेंट में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो आर्ट की जो डेफिनेशन है, आर्ट के जो नोशंस हैं, उनके अगेंस्ट है ये, ठीक है। आर्ट के अगेंस्ट नहीं है हालांकि। और ये यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चंस रेज करते हैं अपने आर्ट वर्क्स के थ्रू, कि ये क्वेश्चंस उठाते हैं कि आर्ट है क्या, राइट, जो कला है वो कला है क्या। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए जो आर्ट मूवमेंट है स्विट्जरलैंड में फ्लरिश होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सफरिंग भी है। आर्टिस्ट सब जगह से देख रहे हैं, एक तरह से आर्ट में प्रोटेस्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं उसके बारे में भी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू उसको कवर करते हैं। तो बेसिकली जो डाडाइज्म है, हम देखते हैं कि इन अ नटशेल जो डिफाइंड नोशंस हैं आर्ट के, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाते हैं, ठीक है। तो डाडाइज्म यही है इन अ नटशेल। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर ना हम 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये फैला क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे, अगर आपने क्यूबिज्म पढ़ा होगा और भी बहुत सारे थे, रियलिज्म था, उसके बाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म था, इम्प्रेशनिज्म था, ये सारे आर्ट के मूवमेंट थे, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल है बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और ये सारे स्टाइल भी क्यों फ्लरिश हुए हैं, ये ना आर्ट की जो डेफिनेशन है ना उसको कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए ही ये जो है फ्लरिश हुए हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले क्या होता था, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर हम रेनेसा ले लेते हैं, बारोक ले लेते हैं, या फिर न्यू क्लासिकल जो स्टाइल है, फिर न्यू क्लासिसिज्म जो आर्ट मूवमेंट है, अगर हम उसको ले लेते हैं, तो जितने भी आर्ट मूवमेंट है ना, यहाँ पर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, या फिर हम बोलें कि जो इमिटेशन ऑफ नेचर है, सपोज कि मैं बैठी हूँ, मेरे को एकदम टू कॉपी बना दिया, यानी कि वही रियलिस्टिक अप्रोच में बना दिया, तो उसी को आर्ट कंसिडर किया जाता था। और जितने भी सैलॉन हैं, म्यूजियम्स हैं, वहाँ पर उस वक्त जितने भी सारा कल्चर चल रहा था, वहाँ पर यही सारा कल्चर चल रहा था, यानी कि वही इमिटेशन करना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट मैटर की भी हम अगर बात करें, तो वही जितना भी मिथोलॉजी वाला सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि पौराणिक कथाएं, उनसे सब्जेक्ट ले लिए, विषय अपने ले लिए। उसके बाद जितना भी हम बोले कि रिलीजियस आर्ट है, उससे सब्जेक्ट मैटर अपने ले लिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वही, यानी कि रेप्लिका होना चाहिए आपका जो आर्ट है, आप आर्ट हम उसी को बोलेंगे जो एक रेप्लिका हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। स्टिल लाइफ अगर हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि आर्ट आर्ट का मतलब यही होता था, जो इन्होंने सेट कर दिया था क्यूरेटर्स जो है, आर्ट हिस्टोरियंस जो है, जो बूर्जुआ सोसाइटी के जो लोग हैं, राइट। बूर्जुआ सोसाइटी मतलब कि जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो जो सोसाइटी पे जो हुकूमत चलाते हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे सोसाइटी की, ठीक है, उनके अंडर रहकर काफी सारे मजदूर जो हैं, जो जो लोकल लोग हैं, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो काम करते हैं, तो उसको बूर्जुआ हम बोलते हैं, कि जो बूर्जुआ सोसाइटी के लोग हैं। और एक बूर्जुआ कल्चर भी होता है, यानी कि बूर्जुआ कल्चर मतलब कि ये जो लोग होते हैं, ये अपने नोशन डिसाइड करते हैं कि नहीं, इस तरह से ही चीजें चलनी चाहिए, यही यही पोर्ट्रेट होना चाहिए, यही जो है एकेडमिक स्टाइल होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और मार्क्सिस्ट की अगर हम परसेप्शन के उससे बोले, तो हम ये भी देखते हैं कि बूर्जुआ जो कल्चर है, या फिर हम बोले कि जो बूर्जुआ नेशनलिज्म है, उसका मतलब ये भी होता है कि ये डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी भी अप्लाई करते हैं, कि जो छोटे समुदाय के जो लोग हैं उनको अलग अलग उसको रिलीजन और कास्ट के बेस पर जो है बांट देते हैं, ताकि ओवरऑल जितने भी हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो इकट्ठे ना हो पाए, और मतलब कि एक तरह से रिवोल्यूशन ना ला पाए सोसाइटी में, ठीक है। ये भी एक मतलब होता है इसका, थोड़ा एडिशनल हो गया यहाँ पे, पर कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया। समझ ना आए ना कुछ, आप मुझे कमेंट में बता देना, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी अगर समझ ना आए, ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी आर्ट के सर्टेन नोशंस हैं, वही मैंने आपको बताया, रिलीजियस आर्ट हो गया, मिथोलॉजी वाला आर्ट हो गया, यानी कि जो आपकी कला है ना वो प्लीजेंट लुकिंग होनी चाहिए, यानी कि देखने में सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके काम में वही रेंडरिंग ऑफ लाइट एंड शेड आ जाती है, यानी कि वही कायरोस्क्यूरो आ जाएगा। तो यानी कि वही ये सारी चीजें चल रही थी सोसाइटी में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि, ठीक है, ये डेफिनेशन थी। डाडाइज्म से पहले हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में ये डेफिनेशन चल रही थी आर्ट की, ठीक है। आपकी आर्ट सुंदर है, अच्छी है, आपकी जब भी आपकी जो कैनवस है वो गैलरी जो है वो कंसिडर करेगी, जो आपके बड़े बड़े सैलॉन हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, वो लोग वो कंसिडर करेंगे। क्योंकि जो सैलॉन के भी हम बोले ना कि सैलो के जो अधिकारी थे या फिर जो ऑफिशियल्स थे, भी बूर्जुआ कल्चर के ही लोग थे, ठीक है। बूर्जुआ कल्चर यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उच्च जो अधिकारी वगैरह जो लोग हैं, अमीर वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी डेफिनेशन चल रही थी। अब होता क्या है, अब हो जाता है आपका वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है, तो हम देखते हैं कि ये एक पहला ऐसा टाइम होता है कि मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही बड़े लेवल पे जो है लोगों की जाने जाती है। मतलब कि आप आंखों से इमेजिन, मतलब आप आंखों के सामने देख रहे हो कि किसी को गोली लग रही है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, पहली बार वर्ल्ड वॉर में इतने भयानक रूप से लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो आर्टिस्ट है हमारे, जो अभी ज्यूरिक में आ चुके हैं, स्विट्जरलैंड में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन उठाते हैं कि आप वैसे तो बोलते हो कि हर चीज का नोशन होता है, ठीक है, हर चीज की डेफिनेशन होती है, आप बोलते हो कि ठीक है,
अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो, इसी को हम आर्ट बोलेंगे, ठीक है। और आप ये बोलते हो कि सोसाइटी में हमको इस तरह से रहना चाहिए, आप कानून भी बनाते हो। अब पॉलिटिकल लेवल पे मैं बात करूं, आप कानून बनाते हो। फॉर एग्जांपल तो हम बोलते हैं ना, जैसे कि रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं तो उस पर हम फाइन लगता है। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये बोलते हैं कि यार आप जो अपनी यहाँ पे चीजें सत्ता जो चला रहे हो उसके भी रूल्स होते हैं ना, लेकिन आपने तो रूल्स को ही तोड़ दिया। अब यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, ठीक है, तो आपने तो अपने पॉलिटिकल रूल्स को ही तोड़ दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी सारे नोशंस हैं, जितने भी सारे रूल्स हैं, उनको ये जो आर्टिस्ट हैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो आर्ट है, आर्ट में जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव है, और जो आर्टिस्ट का आइडिया है, आर्टिस्ट का आइडिया शुड बी कंसिडर्ड सुप्रीम रादर देन हिज स्किल्स, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं डाडाइज्म में क्वेश्चंस उठाते हैं कि आप ये बताइए कि आर्ट है क्या। इनफैक्ट अगर हम इनके कामों की बात करें, कामों में ये बहुत ज्यादा मॉकरी करते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो मजाक उड़ाते हैं। जो सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जो उन्होंने नोशन सेट किए हुए हैं उनका। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको मार्शल दुष्यम का फाउंटेन देखने को मिल जाएगा, आपको मार्शल दुष्यम का आपको मोनालिसा विथ मुस्टाश देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल पहली बार अगर हम आपका वो वाला काम अगर देखें जिसमें मोनालिसा विथ मुस्टाश अगर दिखाया गया है, तो इसमें ये मॉकरी करते हैं कि आपने ये जो सर्टेन नोशंस, हर चीज में आप मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो ना, ये उसके अगेंस्ट जो है मॉकरी करते हैं, ठीक है। उसमें वो मुस्टाश लगा देते हैं उसमें। तो यानी कि वही वहां पर जो आइडिया है आर्टिस्ट का वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा यहाँ पर फाउंड ऑब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। और उसमें मतलब कि इन सब चीजों को, ये जो फाउंड ऑब्जेक्ट है जिसको वही यानी कि जो बिल्कुल की अपोजिट है आर्ट के, ठीक है। फाउंड ऑब्जेक्ट को तो हम कंसिडर नहीं करते थे ना आर्ट। आर्ट का मतलब आपके लिए सिर्फ कैनवस हो गया, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग हो गई, और स्कल्पचर का मतलब भी आपके लिए यही होता है कि एकदम जो हूबहू नकल कर दे, ठीक है, किसी भी हम बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर हम बोले कि किसी भी पर्सन की, यही मतलब था स्कल्पचर का भी। तो फिर हम वही देखते हैं कि फाउंटेन भी अपने काम में ऐड करते हैं, यानी कि जो कि एक फाउंड ऑब्जेक्ट है और उस पर अपने साइन कर देते हैं। खैर इसके पीछे भी बहुत लंबी थ्योरी है, मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं जो सोसाइटी ने जो नियम बना रखे हैं कला के, उसके खिलाफ हम बोलें कि एक तरह से आवाज भी उठाते हैं और उसके ऊपर मौकरी भी करते हैं, और वो जानबूझ के ऐसे अपने काम में चीजें इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो लोग हैं वो परेशान हो और उसके पीछे का मतलब ढूंढे। हालांकि इनके काम के पीछे कोई मतलब नहीं था, हम बोले कि ये एक एंटी आर्ट मूवमेंट था, राइट। और ये भी अपने जो आर्ट मूवमेंट ये जो चला रहे हैं उसमें भी मतलब ये लोग ये नहीं चाहते थे कि हम भी कोई नई थ्योरी बना दे, ठीक है, और फिर उसी थ्योरी पे हमारे आने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो काम करने लग जाएं, ठीक है। तो वही है इनका बस एक इनके जो आर्ट मूवमेंट था, इनका बस एक यही एक उद्देश्य था जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं था, राइट। तो हम ये देखते हैं कि काफी सारी चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट हम बोले कि परफॉर्मेंस आर्ट भी हमको देखने को मिलती है, इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, फाउंड ऑब्जेक्ट्स का काफी ज्यादा, रेडीमेड्स का काफी यूज हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आर्टिस्ट ना चांस की बात भी करते हैं। आर्टिस्ट बोलते हैं कि जो कला होती है ना, कला बहुत ही इमेजिनेटिव होती है, कला मतलब कि क्रिएटिविटी होती है, और ये जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं ना, ये आते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड से। हम देखते हैं ना कई बार ये जो आइडिया होते हैं सडनली हमको आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पहले की जो कला चल रही थी, पहले तो आर्टिस्ट सुबह उठ के सोचता था कि हमको ये सब्जेक्ट पे काम करना है और ऐसे से करके चीजें करनी है, ठीक है। जो भी पेंटिंग बनानी है पहले सोच लिया, ये कलर यहाँ पे लगेंगे, ये यहाँ पे होगा, ये होगा, ये होगा, सब पहले से सोच के रखता था आर्टिस्ट की ये उसको बनाना है। लेकिन ये आर्टिस्ट बोलते हैं कि जो कला होती है ना, कला ये अपनी अपने आर्ट वर्क के थ्रू ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि जो कला होती है ना, कला बहुत ही जो आर्ट है एक तरह से वो बहुत ही इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और जो आइडिया है वो आइडिया आते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड से, और बेसिकली वो एक चांस होते हैं। ये तो बस होता है ना कि एकदम मतलब कि क्विकली आ जाते हैं, हमको भी नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हमको कोई आइडिया आ जाता है इनोवेटिव सा। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये चांस होती है एक तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनके काम है ना, काम में भी आपको चांस देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर हम एक काम की बात करें तो एक काम है जॉन हंस आपका, जिसमें आपको एक काम देखने को मिलेगा,
कोलाज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चांस, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें होता क्या है, जो एक शीट है, शीट को ये फाड़ते हैं और ऊपर से ऐसे जो है ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जहां पर जो पीस है, जो शीट का जो पीस है, जहां पर जो नीचे गिरता है और उसी को वहां पर वो पेस्ट कर देते हैं। तो इससे यहाँ पर ये वो कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके जो काम है वो चांस पर डिपेंड हुए हैं, राइट। तो वही है, जो मतलब कि एक सर्टेन नोशन है उसको ये अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अपोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे एक बार आर्टिस्ट है जो पहले से प्री प्लान्ड है, सोच कर बैठा है उसे यही करना है, जहाँ पे क्रिएटिविटी और हम बोले कि जहाँ पे आइडिया है, जो प्योर आइडिया है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो अपने काम में लेकर आते हैं कि नहीं, जो सर्टेन एकदम आइडिया, जो चांस है ना, कुछ भी हो सकता है यार, अनसर्टेनिटी रहती ही है हर जगह, तो वो उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने काम में जितने भी हम बोले कि जो चीजें अपने उसमें ये इन्वॉल्व कर रहे हैं डाडाइज्म वाले आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाउंड ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, है ना, मॉकरी कर रहे हैं जो पहले के सर्टेन नोशन से, यानी कि मुस्टैच के साथ दिखा रहे हैं मोनालिसा को, एक तरह से मॉकरी कर रहे हैं ना, पहले के जो जितने भी काम है उनकी मॉकरी कर रहे हैं। उसके अलावा चांस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आर्ट भी हमको देखने को मिलती है। तो इस आर्ट मूवमेंट का इन अ नटशेल ये बताना चाह रहे थे आर्टिस्ट कि जो आर्ट है ना, जो कला है, वो उसकी ओरिजिनलिटी से परखी जानी चाहिए, ठीक है। जो आर्ट है, आर्ट जज की जानी चाहिए उसकी क्वालिटी की वजह से। आर्ट जो है, आर्ट में जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का जो आइडिया है उसको हम बोले कि प्रोमिनेंट कंसिडर करा जाना चाहिए, मतलब कि उसको वरीयता दी जानी चाहिए, रादर कि मतलब कि जो एक सोसाइटी ने नोशन सेट कर दिए कि अब ये करना है तो बस यही करना है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं और काफी अलग अलग एंगल से भी इस आर्ट मूवमेंट को लिया जाता है। लिटरेचर में भी इस आर्ट मूवमेंट का बहुत अलग से कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे पोएट्स आते हैं, अलग अलग सोसाइटीज भी जनरेट होती है, वो भी अपनी जो बात है अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत आसान हम बोले कि ये कॉन्सेप्ट था, जिसमें ये जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बात करते हैं रैशनैलिटी की, या फिर हम बोले कि जो लॉजिक ये लगाते हैं ना, ये जो बूर्जुआ सोसाइटी के जो लोग हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो इसलिए हमको इनके जो आर्ट वर्क्स है वो देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इलॉजिकल आर्ट वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, नॉनसेंस लगती है एक तरह से, मतलब कोई सेंस नहीं है इन आर्ट का, ठीक है। और ये जो जितने भी हम बोले कि ये म्यूजियम वाले क्यूरेटर है और जितने भी आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा यार ये कैसे, ये जो रेडीमेड है ये कैसे आर्ट हो सकता है ना। तो ये चाहते ही थे कि मतलब कि ये मौकरी उठाते हैं कि हाँ भाई अब निकालो तुम इसका मतलब, है ना। क्यों वो मतलब क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यार यहाँ पे आइडिया उनका यही था, उनकी कंसर्न ही यही थी, वो चाहते ही थे, वो उन्होंने क्वेश्चन ही उठाए कि आर्ट है क्या। वो अपने काम के थ्रू यही क्वेश्चंस रेज करना चाहते थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस आर्ट मूवमेंट में। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था। और कई बार हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कई बार अगर क्वेश्चन आता है या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो डाडाइज्म है उसका मतलब क्या है। देखो, कई जो स्कॉलर्स हैं डाडाइज्म का मतलब बोलते हैं कि इसका मतलब है नथिंग, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इस शब्द का मतलब ही यही है। और कई स्कॉलर्स बोलते हैं इसका मतलब नॉनसेंस होता है डाडा का मतलब। और कई स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि जो डाडाइज्म जो वर्ड आया ना, जो डाडा वर्ड आया है, ये एक फ्रेंच जर्मन एक डिक्शनरी थी, और उसमें मतलब कि एक जो नाइफ है उसको स्टैब करा था, और फिर जब उसको खोला गया जो वर्ड हमको निकला वो डाडा था, ठीक है। तो काफ़ी अलग-अलग जो नाम हैं इसके, अलग-अलग स्कॉलर्स अलग-अलग बोलते हैं, अलग-अलग सोर्सेज़ में आपको अलग-अलग मिल जाएगा। लेकिन इन अ नटशेल इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर ये जो आर्टिस्ट हैं जानबूझ के ऐसा करते हैं, अपने काम प्रोड्यूस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जो सोसाइटी के जो लोग हैं इनके काम का मतलब निकालें, और इनके काम का कोई मतलब ही नहीं है बेसिकली। और इनके काम का बस इनके काम के पीछे सिर्फ एक यही आइडिया था। ये अपने काम के थ्रू ये प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है कि जो कलाकार है, कलाकार का जो आइडिया है, जो क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर आर्ट जो है हम बोले कि जज की जानी चाहिए,
ना कि इस पर जो एक सोसाइटी है उन्होंने बोल दिया सिर्फ म्यूजियम में रखी आर्ट को ही तुम आर्ट मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये कोशिश कर रहे थे इन सब चीज़ों को एस्टैब्लिश करने की। तो यही था इस क्वेश्चन में, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और यार अगर कुछ समझ ना आए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और कोशिश करूँगी और ज़्यादा फाइन करने की, कि मतलब आपको और आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डाडाइज्म कब आरंभ हुआ। तो 16, 18, 23 13 इन्होंने दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, कि ऊपरी कोई नहीं, क्योंकि जो डाडाइज्म है, डाडाइज्म की शुरुआत हम देखते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी में होती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज सुदर्शन शेट्टी यह जाने माने ऑप्शंस आर ए अधिष्ठापन कलाकार हैं, बी लघुचित्र कलाकार, सी शिल्पी, डी कला प्रोत्साहक। सुदर्शन शेट्टी इज वन ऑफ द नोन ऑप्शंस आर ए इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, बी मिनिएचर आर्टिस्ट, सी क्राफ्ट्समैन, डी आर्ट प्रमोटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सुदर्शन शेट्टी जो कि एक वेल नोन इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और जाने जाते हैं अपनी इंस्टॉलेशन, मैकेनिकल स्कल्पचर्स और मल्टीमीडिया वर्क्स के लिए। तो यहाँ पर सुदर्शन शेट्टी के बारे में जानने से पहले यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि एग्जाम में हमने ये जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करती आई हूँ और आप देख ही रहे होंगे, पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके काफी क्वेश्चंस इस पेपर के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, है ना, जो मेन हम बोलें कि स्कल्प्टर हैं, अलग अलग मीडियम में जो काम करते हैं आर्टिस्ट, उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि ऑथर भी पूछे जा रहे हैं, पुटअप किए जा रहे हैं, जो बहुत ही फेमस है, वेल नोन है और जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, इंडियन आर्ट में या फिर किस में बोलो आपकी कंटेम्प्रेरी आर्ट में। तो यार इस तरह से जो है क्वेश्चन काफी पुटअप किए जा रहे हैं। तो पता होना चाहिए आपको कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसमें मतलब कि हम बोले कि जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं अभी वो कौन से हैं पॉपुलर, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत बड़े लेवल के हैं। जैसे कि अभी सुदर्शन शेट्टी का आ गया, इससे पहले हमने देखा था कि मतलब मैं बाकी सारे पेपर देख रही थी DSSB के, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अनीश कपूर से रिलेटेड, सुबोध गुप्ता से रिलेटेड, राइट। तो इस तरह से ना काफी क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस फील्ड में कौन सा आर्टिस्ट जो है काम कर रहा है और अपने कामों के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस सुदर्शन शेट्टी की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो सुदर्शन शेट्टी हैं वो एक इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और मैंने आपको बोला कि इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद आपके मैकेनिकल स्कल्पचर्स हो गए, मीडिया, और उसके बाद मल्टीमीडिया वर्क के लिए जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सुदर्शन शेट्टी है, सुदर्शन शेट्टी का जन्म होता है 1961 में मैंगलोर में, यानी कि वही इंडिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि जन्म के बाद फिर ये मतलब कि शिफ्ट कर जाते हैं, जो मूव कर जाते हैं मुंबई की तरफ। और मुंबई में फिर हम देखते हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपना जो है फाइन आर्ट का एजुकेशन लेते हैं और ये 1985 में वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हम ये देखते हैं कि जो सुदर्शन शेट्टी हैं, सुदर्शन शेट्टी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है फाउंड ऑब्जेक्ट्स में, रेडीमेड्स में, और हम बोले कि जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मूवेबल जो है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनका क्रिएट हो जाता है। और अगर हम बोले कि इनके अगर आप काम देखोगे ना, काम में आपको वही काइनेटिक स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर काम में, और इन्हीं के लिए जाने भी जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादातर काम में आपको जो मशीन्स होती हैं, जो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका असेंबलेज आपको देखने को मिलेगा। तो हम बोलें कि जो एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, एक हम बोलें कि कंटेम्प्रेरी अर्बन लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है इनके काम का, अब हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये तो थोड़ा सा डेफिनेशन हो गई इन अ नटशेल, आपको पता चल गया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या कैसे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो सुदर्शन शेट्टी है, सुदर्शन शेट्टी जो है फाउंड ऑब्जेक्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। फाउंड ऑब्जेक्ट यानी कि वही जो वस्तुएं होती हैं, लोकल हम यूज करते हैं, या फिर कुछ भी हो गया, मैकेनिकल चीजें हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये टेबल है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, तो ये सारे फाउंड ऑब्जेक्ट हो गए। अब फाउंड ऑब्जेक्ट आप क्यों यूज कर रहे हो अपने काम में, आप क्यों असेंबलेज कर रहे हो, जितने भी हाउस होल्ड हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और जो मशीन्स हैं, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है क्योंकि अभी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ने थोड़ा सा अप्रोच जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट, अगर आप आर्ट फेयर में भी गए होंगे, म्यूजियम्स में गए होंगे, गैलरीज में गए होंगे, किरण नाडर म्यूजियम भी बहुत फेमस है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जितने भी हैं उनका काम डिस्प्ले वहाँ पर होता रहता है। नहीं गए हो ना आप, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी भाई वहाँ पर जाओ। सुबोध गुप्ता का काम तो मतलब वहाँ पर देखो ही आप,
एनजीएम में जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन वहां भी एक बार जाना, वहां का कलेक्शन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फाउंड ऑब्जेक्ट है, ये बोलते हैं कि जो फाउंड ऑब्जेक्ट है ना, ये हम बोले कि एक तरह से टेम्पररी होते हैं, या फिर हम बोले कि जो इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है ना, वो सर्टेन नहीं होती है। ठीक है, तो हम बोले कि एक तरह से हिंदी में बोलो कि ये जो फाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम में, इनकी कोई आयु नहीं होती है। ठीक है, और सेम ये सारी चीजें ना, मतलब ये कभी भी टूट सकते हैं या फिर कभी भी नष्ट हो सकते हैं, या फिर हम बोले कि एक तरह से एक कुछ लिमिट ही होती है, एक लिमिटेड टाइम तक ही वो कर पाते हैं, ये सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सुदर्शन शेट्टी बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये हमारी तरह होते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं। हमारी भी तो लाइफ की कोई गारंटी नहीं है ना, हमारी भी जो लाइफ है, मतलब हम परमानेंट तो नहीं है ना, और ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी परमानेंट नहीं है। तो हमारी लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है, उसको एसोसिएट करते हैं फाउंड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये इनका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है इनके काम को करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, मैंने इनका एक इंटरव्यू देख रही थी, इंटरव्यू में ये बोलते हैं, इनकी मैंने ऐड यहाँ पे लाइन कर ली ताकि आपको और समझ आ जाए। तो इंटरव्यू में ही मेंशंस दैट कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारी जो मोर्टैलिटी है उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और इनके शब्दों में मैं बोल देती हूँ कि ऑब्जेक्ट इन सम वे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन मोर्टैलिटी, राइट। उसके बाद ये बोलते हैं कि आई ट्राई टू इंक्लूड द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वही जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारे एग्जिस्टेंस की जो अनसर्टेनिटी है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं मेरे फाउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वही है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था इनके कामों का। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप मतलब जो सुदर्शन शेट्टी है ना, सुदर्शन शेट्टी कोची बनाने में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, अपना काम कर चुके हैं एज एन आर्टिस्ट। उसके अलावा क्यूरेटर वहाँ पर वो रह चुके हैं। 2016 का मैंने देखा था इनका कि 2016 में क्यूरेटर वहाँ पर रह चुके हैं कोची बनाने में। तो बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहे हैं, इनफैक्ट इनके जापान में भी काम लग चुका है। तो काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं ये, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी इनके काम है ना, बहुत अलग अलग काम है, और यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम इन्होंने किया है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर इनका एक बार काम देखना। यूट्यूब पे आपके ना, आपको इनके इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका थोड़ा हम बोलें कि इंस्टॉलेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको जो अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो चल रहा है, कंटेम्प्रेरी आर्ट को किस तरह से डिकोड करना चाहिए, ये आर्टिस्ट, इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट है ना, वो उनकी जो काम के पीछे की जो अप्रोच होती है, वो आपको एक तरह से ना एक नई अप्रोच प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको किस तरह से किसी काम को डिकोड करना चाहिए और अपने काम को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाती है। हम ये नहीं बोल रहे कि आईटीआई कॉपी कर लो, मगर ये सारी चीजें थोड़ा बेटर रहती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो इनके काम को देखने से। तो ठीक है, इट इज अप टू यू। बाकी ठीक है, अभी तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो और इतना नहीं है आपको जानना, वैसे तो इतना कुछ जानने का नहीं है अलग से, क्योंकि मैंने आपको मेन चीजें तो बता ही दी हैं, पर हाँ मैं एक्स्ट्रा बता रही थी आपको। तो वही है, इनका कलेक्शन हमको देखने को मिलता है किरण नायर म्यूजियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद देवी आर्ट फाउंडेशन में आपको इनके काम देखने को मिल जाएंगे। इनके काम यूके और जापान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था सुदर्शन शेट्टी के बारे में, और बहुत ही आसान हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन शेट्टी कौन है। तो सुदर्शन शेट्टी ए वुड बी द राइट आंसर, कि एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज पद्म विभूषण पाने वाला पहला चित्रकार कौन है? ऑप्शंस आर ए नंदलाल बोस, बी राम किंकर बेज, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो पद्म विभूषण सबसे पहले मिला था जिस चित्रकार को, ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर की नंदलाल बोस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी नंदलाल बोस से रिलेटेड वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, बंगाल स्कूल में रखकर मैंने नंदलाल बोस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि ऑप्शंस में दे रखा है नंदलाल बोस, राम किंकर बेज, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राम किंकर बेज मैंने पहले डिस्कस किया है अपने पहले वाली सीरीज में, पहले वाले एपिसोड्स में आप देख सकते हो।
और उसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर को हमने आज डिस्कस किया है। उसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वाली सीरीज में। तो यार ये ना चारों आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर तो यहाँ पे नंदलाल बोस है, पर उसके अलावा मैं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। तो वही है, घुमा घुमाकर अगर वही है, इंडियन मॉडर्न आर्ट की बात हम जब करते हैं ना, तो इन सारे आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन ना बहुत बहुत जरूरी है, या फिर बोलो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमको इनका देखने को मिलता है। मॉडर्न आर्ट की बात हम जब करते हैं, आधुनिक आर्ट की कला की बात जब हम करते हैं, इंडियन मॉडर्न आर्ट की बात मैं बोल रही हूँ, तो ये जितने भी आर्टिस्ट है ना, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व करते हैं ना, तो जो उनके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस अगर आ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ऑप्शंस में से ही आपको आने वाले पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर अब इन्होंने तीनों ही इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट हम इनको बोल सकते हैं, तीनों ही हैं, बल्कि चारों ही हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, इन आर्टिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वाले पेपर के आगे सेक्शन में भी देखेंगे, वहां से ही पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये आर्टिस्ट ना रिपीट होते रहते हैं हमेशा। तो वही है, आपको है ना बहुत ही जब आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रैटेजी फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैं आपको बताती रहती हूँ जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहती हूँ। वही है, तो ये सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिसको अब यहाँ पे देखो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, नंदलाल बोस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, नंदलाल बोस के कला जीवन से क्या संबंधित है? ऑप्शंस आर ए अजंता की भित्ति चित्र, बी वर्ली चित्रकला, सी हसे चित्तारा, डी कलमकारी। मेंशन which can be related to Nandlal Bose in his art line. Options are A. Murals of Ajanta, B. Worli paintings, C. हसे चित्तारा, डी कलमकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंदलाल बोस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोबारा, और जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में ये डिस्कस भी किया था नंदलाल बोस के बारे में, बंगाल स्कूल के अंडर रखकर नंदलाल बोस के बारे में हमने जाना था, उनके जो मेजर आर्ट वर्क्स थे वो जाना था। तो हमने वहां पर ये भी डिस्कस किया था अपने लास्ट एपिसोड में कि जो नंदलाल बोस है ना, नंदलाल बोस कॉपी करते हैं अजंता के म्यूरल्स को, और हम ये भी देखते हैं कि जो लेडी हेरिंगम है, जो कि एक ब्रिटिश पेंटर है, वो उनको लेकर भी जाते हैं अजंता, और वहां पर उनको असिस्ट करते हैं, राइट, जो अजंता की म्यूरल्स हैं उनको कॉपी करने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो वहां पर गेन करते हैं। और जो नंदलाल बोस है, नंदलाल बोस जो है स्टूडेंट रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के, राइट, और अपने हम बोले कि ये भी वॉश टेक्निक में जो है काम करते हैं, और उनके जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी काफी रिलीजियस है, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है लिटरेरी वर्क से, या फिर मैं बोलूँ कि जितना भी हमारा संस्कृत लिटरेरी वर्क है उससे, राइट। और वही रिलीजियस थीम हमको उनके काम में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट काम थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट एपिसोड में। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नंदलाल बोस हैं वो जाने जाते हैं अपने हरिपुरा पोस्टर्स के लिए, सती उनका एक फेमस काम है। उसके अलावा अभी जो नेट के एग्जाम में ये आया भी था क्वेश्चन की, जो नंदलाल बोस हैं जो सहज पाठ है, यानी कि जो लिटरेरी वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर का, राइट, रविंद्रनाथ टैगोर के जो काम है गीतांजलि और सहज पाठ, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, पेंट किया है उनके ऊपर, हम बोलें कि नंदलाल बोस ने, राइट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने आपको बता दिए, पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं हम। तो वही है, यहाँ पर जो नंदलाल बोस हैं वो जो है वो संबंधित है अजंता के भित्ति चित्र से, वहां से इंस्पायर्ड है काफी ज्यादा। सो राइट आंसर वुड बी द ए, अजंता के भित्ति चित्र। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज पॉपिरस एक, ऑप्शंस आर ए प्रकार का कागज है, बी प्रकार का कठिन तख्ता है, सी प्रकार का कपड़ा है, डी ऊपरी कोई नहीं। पपायरस इज अ, ऑप्शंस आर टाइप ऑफ पेपर, बी टाइप ऑफ हार्डबोर्ड, सी टाइप ऑफ क्लोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पपायरस से रिलेटेड, या फिर मैं बोलूँ कि मेथड एंड मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। पॉइंट नंबर 1 इज कि हिंदी में लिखा हुआ है पॉपिरस, तो यार इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पपायरस, ठीक है। तो कई बार DSSB में ऐसे लिख देते हैं, शब्द ऊपर नीचे रहते हैं इनके, इसलिए जो पेपर में क्वेश्चन में ये
लिखते हैं अपनी हिंदी और इंग्लिश जैसे भी लिखते हैं वैसे ही आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऐसे लेते हैं शब्दों को, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो पपायरस है, पपायरस एक तरह का कागज है, और जो पपायरस कागज है वो बनता है पपायरस प्लांट से, और जो पपायरस प्लांट है वो आपको मिलेगा इजिप्ट में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह का इजिप्शियन पेपर है, हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि जो प्लांट है वो तो इजिप्ट में ही मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पपायरस पेपर है, पपायरस पेपर पपायरस प्लांट से बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। जब मुझे पता चला था आई वॉज टोटली मिसमराइज्ड, मतलब मुझे लगा कितनी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में, हमको पता नहीं है। आपका मुझे नहीं पता, मे बी आपको पता हो, लेकिन यार जब मुझे पता चला था पहली बार तो मुझे मन कर रहा था कि यार मैं एक पपायरस ट्री, मतलब ये जो पपायरस पेपर है ना और इसके ऊपर ये ड्राइंग भी करते हैं, तो यार मैं एक खरीद लूं, ठीक है। तो पता नहीं कभी, लेकिन अगर बाहर कभी जाना हुआ और मतलब मुझे मौका मिला, मैं जरूर इसको मतलब एज अ सुवेनियर तो मैं पक्का लूंगी, मैं खरीदूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी जो टेक्निक है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि ये है क्या, बनता कैसे है पपायरस जो पेपर है वो पपायरस ट्री से बनता कैसे। तो बहुत ही प्लांट से सॉरी बनता कैसे, तो ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। होता क्या है कि जो पपायरस आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी, जो एक पपायरस जो प्लांट होता है, पपायरस प्लांट का जो हम बोले कि जो स्टेम होता है, स्टेम को ये काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम को जब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, जितना बड़ा आपको पेपर चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको इतना बड़ा पेपर चाहिए तो इतना बड़ा काट लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पायरस प्लांट का जो स्टेम होता है पहले उसको काट लेते हैं। उसके बाद जो स्टेम होता है, सपोज आपने इतना काट लिया, उसके बाद जो स्टेम होता है, स्टेम का जो आउटर पार्ट होता है, जो रिम होता है, जो स्किन होती है, जो लेयर होती है, या फिर हम बोले जो परत होती है, बाहर का जो छिलका होता है, उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो है छिलका हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर जो अंदर का हम बोले कि जो इनर पार्ट होता है हमारा वो व्हाइट कलर का होता है, बाहर से ग्रीन होता है। तो जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, उसको हम मतलब कि ऐसे एक तरह से हम बोले कि स्क्वायर शेप में, मतलब किसी लंबा लंबा इस तरह से जो है काट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाहर का जो पार्ट होता है, जो रिम होती है, जो आउटर जो पार्ट होता है हमारा, वो हम देखते हैं कि बास्केट बनाने के लिए काम आ जाता है। उससे मतलब कि चारपाई भी बनाते हैं लोग। उसके अलावा फिर जो रस्सी होती है वो भी काफी बनाई जाती है। तो दोनों ही पार्ट का इस्तेमाल होता है, पपायरस प्लांट का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता है। उसके अलावा जो कागज बनेगा आपके अंदर वाले पार्ट से, जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है। जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसमें आपको शुगर कंटेंट, हम बोले कि उसमें काफी ज्यादा मात्रा में शुगर और पानी होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो पार्ट को ऐसे स्लाइसेस में काट लेते हैं, ऐसे लंबा लंबा, और फिर उसके बाद जब वो काट लेते हैं, फिर हम उसको एक वीक को उसको पानी के अंदर डुबो के रख देते हैं, उसको सोक होने के लिए रख देते हैं। फिर जब वो एक हफ्ता जब वो पानी में भीग जाता है पूरा, अच्छा उसको सोक कर लेता है, फिर उसके बाद हम उस पार्ट को निकालते हैं, जो लेयर्स हमने बनाई थी उसको हम निकालते हैं। और फिर पेपर की शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज चार लेयर हमने हॉरिजॉन्टल उसमें रखी, तरीके से रखी, और फिर उसके बाद 4 या 5 जो इसकी लेयर है, जो पट्टियां हैं, वो बेसिकली फिर हमने वो वर्टिकल शेप में रख दी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना होता, फिर उसके बाद फिर उसको है ना सिर्फ एक वजन से ढकना होता है, ठीक है। और ये जो लेयर लगाने का प्रोसेस भी है, तो इसमें सबसे पहले आपको नीचे कोई क्लॉथ वगैरह लेते हैं ये लोग, फिर क्लॉथ के ऊपर ही सेट करते हैं लेयर, फिर अगेन एक क्लॉथ रखते हैं, उसके बाद फिर 1 वीक तक इसको दबा के रखते हैं। तो जैसे कि आप इजिप्ट यार बहुत ज्यादा फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए भी, और वहां पे कितने बड़े बड़े स्टोन्स हमको देखने को मिलते हैं भैया, इतने टन वाले, इतने भारी भारी स्टोन्स है। तो उनके वो नेचुरल तरीके से यही करते थे। मगर आजकल जो लोग बनाते हैं पपायरस पेपर जो बनाते हैं, वो तो मशीन वगैरह से जो है उसको प्रेस कर देते हैं। तो बस यार और कुछ नहीं करना होता। उसके बाद फिर आप वो रख दोगे, जो बहुत ज्यादा वजन है, जो मशीन है, जो भी है, पत्थर वत्थर कुछ भी आप रख दोगे उसको 1 वीक तक। बस आप उसको हटाओगे तो वो सूख भी बस फिर आप जैसे उसको हटाओगे तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। और इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, फटता नहीं है, ठीक है। और मतलब कि हम बोले कि जो अगर हम इस पे काम भी अगर आप करोगे ना, कलर भी जल्दी से निकलते नहीं है। तो वही है, और फिर बहुत ही ईजी टू रोल भी होता है, फटाफट आप इस पे काम कर सकते हो, या जो भी आपको पेंटिंग वगैरह बनानी है। तो इजिप्शियंस वगैरह जो अपने उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह होती थी, उनके जो सब्जेक्ट मैटर होते थे, वो उसके ऊपर इजीली बनाते थे। और जो एक प्लस पॉइंट मतलब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, एकदम हम बोले कि एकदम प्लास्टिक वाली क्वालिटी होती है।
मतलब वाटर प्रूफ होते हैं यार ये जो पेपर होता है, ठीक है। और मैं एक बात ऐड करना यहाँ पे भूल गई कि जब वेट रख देते हैं ना, ये जब वेट रखते हैं फिर उसके बाद जब हटाते हैं, जब पेपर बन जाता है तो उसको ड्राई भी करना होता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत गीला होता है, ठीक है। तो धूप में सुखाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी है इसका कि मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं जब पढ़ रही थी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं बता रही हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इजिप्शियंस होते हैं ना, इजिप्शियंस अपने हम बोले कि जैसे कि लेटर वगैरह हम लिखते नहीं कि एक संदेश पत्र होता है, हम दूसरे मतलब कि जो किंगडम है उसका जो राजा है हम उसको ऐसे कुछ मैसेज वगैरह भेजते हैं, ठीक है, लेटर वगैरह भेजते हैं। तो जो पपायरस जो पेपर है ये इसलिए भी यूज किया जाता था कि मतलब कि जो अगर आप इसके ऊपर कुछ मैसेज वगैरह भी लिखोगे ना तो फिर एक तो वाटर प्रूफ है तो गीला-वीला भी नहीं होगा, जल्दी से फटेगा भी नहीं, ठीक है। और मतलब कि ईज़ी टू कैरी है, बहुत ही लाइट वेटेड रहता है। तो मतलब कि बहुत ही ट्रस्टेबल हम बोलें कि एक तरह से मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटीज़ है और ये बहुत ही सस्टेनेबल हम बोलें कि एक तरह से पेपर है। और मुझे वाक़ई मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जो DSSB में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए यार, काफ़ी सारे मीडियम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और अभी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पपायरस जो पेपर है उसके बारे में। बहुत ही खूबसूरत मीडियम है काम करने का, ठीक है। और हम बोले कि जो भी है मटेरियल है। तो बस यही था इसके बारे में, पपायरस के बारे में। तो ये एक तरह का कागज़ है और ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर कि जो पपायरस है वो एक तरह का कागज है। तो यहाँ पर हमारे जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा जो भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी मैं कोशिश करती हूँ यार एक्सप्लेन करने की। आपको कुछ समझ ना आए, कुछ भी हो, क्योंकि जब तक मुझे आपका रिस्पॉन्स पता नहीं चलेगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि जो ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं जल्दी से आंसर करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किशोर.कलाकार के नाम से है हम वहाँ पर इंस्टाग्राम पे। और उसके अलावा फेसबुक ग्रुप भी है हमारा, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। किशोर कलाकार के नाम से फेसबुक ग्रुप है हमारा। उस पर हम यार कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं। उससे भी आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएँ। कुछ समझ ना आए तो यार वो भी बताएँ। और उसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ भी जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड या कुछ भी आपका कोई क्वेरी भी हो या फिर वो भी आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है आपको ये जो एपिसोड है इससे यार थोड़ी-सी हेल्प हुई होगी। अगर 1% भी हेल्प हुई होगी, आपको कुछ 1% भी अगर नया जानने को मिलेगा ना, तो यार मतलब कि ये आप कह सकते हो कि जो मेरा एम है वो उसमें मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, ठीक है? तो यही मेरी कोशिश रहती है कि अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जितना थोड़ा बहुत 2-4% मैं जानती हूँ ना आर्ट हिस्ट्री के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ठीक है यार, मिल-जुल के पढ़ते रहो, सीखते रहो। दिस इज़ ऑल और मैं क्या बोलूँ? चलो ठीक है फिर। तो ये था हमारा आज का एपिसोड और किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।